Hello students, again welcome to my YouTube channel Biojosity. In this video we will study Lac-Operon. But Lac-Operon and उसकी वर्किंग को स्टडी करने से पहले हम लोग समझेंगे कि ओपेरॉन होता क्या है. सी, ओपेरॉन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए. ये डीएनए का सेगमेंट है, सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन जीन. उस सेगमेंट में क्या होंगे? एक से ज्यादा जीन होंगे, मोर देन वन जीन, जो कि सिंगल प्रमोटर के कंट्रोल में प्लेस्ड होंगे. सिंगल प्रमोटर होगा तो लास्ट में टर्मिनेटर भी सिंगल होगा. एंड वो सारे के सारे जीन्स कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम कर रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं, कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम कर रहे हैं या एक साथ काम कर रहे हैं टू परफॉर्म स्पेसिफिक मेटाबॉलिक फंक्शन. पर्टिकुलर मेटाबॉलिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक साथ काम करेंगे, तब हम उस सेट ऑफ जीन को क्या बोलेंगे? ओपेरॉन फंक्शन. डायग्राम से समझ लेते हैं. सपोज ये प्रमोटर रीजन है, प्रमोटर के बाद एक से ज्यादा जीन प्लेस्ड है यहाँ पे. एक जीन, नेक्स्ट, नेक्स्ट जीन, नेक्स्ट, एक और जीन, और लास्ट में मैंने क्या फॉर्म बना दिया? आपका टर्मिनेटर रीजन. ये टर्मिनेटर रीजन है, ठीक. सो प्रमोटर अलोंग विद स्ट्रक्चरल जीन, यहाँ पे एक से ज्यादा जीन्स है, स्ट्रक्चरल जीन है जो कि ट्रांसक्राइब और ट्रांसलेट होंगे. सो इन सबको एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. और क्योंकि एक से ज्यादा यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन है और एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करेंगे पर्टिकुलर मेटाबॉलिक पाथवे को परफॉर्म करने के लिए, मेटाबॉलिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, इसलिए हम उस सेट ऑफ जीन को, सेगमेंट ऑफ डीएनए को क्या बोलेंगे? ओपेरॉन. सो इज द डेफिनेशन ऑफ ओपेरॉन. ओपेरॉन इज अ डीएनए सेगमेंट कंटेनिंग फ्यू जीन्स दैट टुगेदर एक साथ काम करेंगे टू रेगुलेट अ मेटाबॉलिक रिएक्शन. या फिर हम बोल सकते हैं ओपेरॉन इज मेड अप ऑफ सेवरल स्ट्रक्चरल जीन. एक से ज्यादा आपके स्ट्रक्चरल जीन होंगे, ये मैंने यहाँ पे 3 शो कर रखे हैं, अरेंज अंडर अ कॉमन प्रमोटर, जो कि कॉमन प्रमोटर के अंडर में अरेंज होंगे. स्टार्ट करते हैं लैक-ओपेरॉन को. तो यहाँ पे ओपेरॉन अगेन सेट ऑफ जीन होगा, और लैक लिखा है तो किसके लिए है? लैक्टोज शुगर के कैटाबोलिस के लिए है, ब्रेकडाउन के लिए इन ई कोलाई. ठीक है, वो सारे जीन्स एक साथ काम करेंगे. सेट ऑफ जीन्स दैट टुगेदर कंट्रोल द कैटाबोलिज्म ऑफ लैक्टोज शुगर इन ई कोलाई, एंड एक्स्ट्रा हो गया इन ई कोलाई, constitute the Lac-Operon, and this operon is an example of indicible type of catabolic pathway. Indicible type of catabolic pathway, ये वाली लाइन को हम लोग Lac-Operon की वर्किंग समझने के बाद फिर से डिस्कस करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं, Lac-Operon की स्टडी करते हैं. यहाँ पे 2 डायग्राम दिए गए हैं. एक ए प्लेट पेट्री डिश दी गई है और एक बी दी गई है, दोनों में कलर अलग है. सो हियर मान लेते हैं ए वाले प्लेट पे जो खाना पीना बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए दिया गया है वो माल्टोज शुगर दी गई है, और बी वाले प्लेट पे जो खाना पीना बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए दिया गया है वो लैक्टोज शुगर दी गई है. दोनों ही प्लेट्स पे ई कोलाई को हम ग्रो करा रहे हैं. सपोज ई कोलाई को यहाँ पे भी ग्रो करा रहे हैं, ई कोलाई को यहाँ पे भी ग्रो करा रहे हैं. अब ए प्लेट पे जब खाना पीना हमने माल्टोज दिया है, तो क्या जो ये ई कोलाई है ए प्लेट पे, वो लैक्टोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज को क्या बनाएगी? ये ई कोलाई जो बैक्टीरियल सेल है, ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को तो नहीं बनाएंगे इसको, क्योंकि यहाँ पे लैक्टोज है ही नहीं, तो क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे? इसकी तो रिक्वायरमेंट तब होगी ना जब लैक्टोज होगा और लैक्टोज को डाइजेस्ट करना होगा. इस प्लेट में क्या बनेगा? इस प्लेट में अगर एंजाइम बनेगा तो वो कौन सा बनेगा? माल्टेज बनेगा. सेम मैनर में सेकेंड प्लेट पे यहाँ पे जो ई कोलाई बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाएंगे. तो साइडेज एंजाइम बनाएंगे क्योंकि इनको खाने पीने में लैक्टोज दिया तो लैक्टोज को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा. तो दोनों कंडीशन में, ए वाली कंडीशन में यहाँ पे इस एंजाइम को बनाने वाले जीन्स क्या होंगे? स्विच ऑफ होंगे, और इस वाली प्लेट में, इस वाली कंडीशन में जो ई कोलाई ग्रो कर रहा है वहां पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाले एंजाइम को बनाने के लिए जो जीन होंगे वो स्विच ऑन होंगे. बस यही कॉन्सेप्ट को हमें इसमें स्टडी करना है. पहले हम बीटा गैलेक्टोसाइडेज या फिर लैक्टोज शुगर, हम बोल सकते हैं लैक्टोज शुगर को डाइजेस्ट करने के लिए कितने जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं ई कोलाई के अंदर. क्योंकि एक से ज्यादा जीन होंगे, क्योंकि जो है
लैक्टोज को डाइजेस्ट करने वाला जो सेट ऑफ जीन है वी कॉल्ड इट एज लैक ओपेरॉन, और ओपेरॉन वही होता है जहाँ पे एक से ज्यादा जीन होते हैं। तो लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए कौन कौन से जीन रिस्पॉन्सिबल हैं, वो किस किस चीज को कोड करेंगे, वो हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। सो हियर इज अरेंजमेंट ऑफ वेरियस जीन्स इन लैकोपेरॉन। लैकोपेरॉन में जो अलग अलग जीन्स हैं वो किस तरह से अरेंज है। तो लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है मेनली 3 है, जेड जीन, वाई जीन और ए जीन। जेड जीन किसको कोड करेगा, एक एंजाइम जिसका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये किसको ब्रेक कर रहा है, हाइड्रोलाइज कर रहा है लैक्टोज को, किसमें, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। परमिएज एंजाइम किसको कोड कर रहा है, जो परमिएज एंजाइम है वो क्या कर रहा है, लैक्टोज को की एंट्री को सपोर्ट कर रहा है, या बोल सकते हो परमिट करेगा कि भाई लैक्टोज एंटर कर जाए इकोलाई के अंदर। वो किसकी वजह से, परमेज एंजाइम की वजह से। और ये कौन कोड कर रहा है, वाई जीन। और ए जीन किसको कोड कर रहा है, ट्रांसएसिटाइलेज को। ये भी एक एंजाइम है, देखिए सबके लास्ट में एज वर्ड लगा है, गैलेक्टोसाइडेज, परमेज, एसिटाइलेज। तो ये तीनों ही एंजाइम है। तो ट्रांसएसिटाइलेज क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है एसिटाइल ग्रुप को गैलेक्टोज के ऊपर। तो ये 3 जीन्स हैं लैकोपेरॉन में, तीनों के फंक्शन हम लोगों ने स्टडी कर लिए, क्या किस एंजाइम को कोड करेंगे उसको स्टडी कर लिया। और ये तीनों ही जीन्स एक कॉमन प्रमोटर के अंडर में प्लेस्ड हैं, ये इस तरह से। प्रमोटर के पहले आप देख रहे होगे एक रेगुलेटर रीजन है डीएनए में, ये डीएनए का ही पार्ट है पूरा। ये डीएनए के पास रेगुलेटर रीजन है और ये ऑपरेटर रीजन है। अभी हमने इस प्लेट में स्टडी किया था ना कि भाई जब हमने लैक्टोज नहीं दिया है तो इस एंजाइम को बनाने वाले जीन्स क्या होंगे, स्विच ऑफ होने चाहिए। ये सारे जीन्स का क्या होंगे, जेड, वाई और ए जीन, इनका ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन नहीं होगा जब मीडियम में आपका यहाँ पे लैक्टोज नहीं प्रेजेंट है। बट जब लैक्टोज प्रेजेंट है तब ये भैया सिंथेसाइज और ट्रांसक्राइब एंड ट्रांसलेट हो। तो ये सारा चीज कंट्रोल कहाँ से होती है, किस रीजन से होगी, ऑपरेटर रीजन से होगी। ये ऑपरेटर रीजन से ही होगी कंट्रोल। तो वर्किंग को समझते हैं लैकोपेरॉन की। या जो आपका ये रिप्रेशर रीजन है, या फिर इस डायग्राम में रेगुलेटर रीजन शो कर रखा है, रिप्रेशर रीजन या रेगुलेटर रीजन, ये को परमानेंटली कोड करता है एक मॉलिक्यूल को जिसका नाम है रिप्रेशर मॉलिक्यूल। ये रिप्रेशर मॉलिक्यूल हमेशा बाइंड रहता है ऑपरेटर रीजन से, देखिए बाइंड है, इस ऑपरेटर रीजन के से क्या रहेगा, ये परमानेंटली बाइंड रहेगा जब लैक्टोज नहीं होगी मीडियम में, बाइंड है। और जब ये बाइंड है तो प्रमोटर रीजन से अगर ज्वाइन भी हो जाए, कनेक्ट भी हो जाए प्रमोटर रीजन से आरएनए पॉलीमरेज, ये कौन बाइंड हो गया, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड भी हो गया। तो ये इस बाइंडिंग की वजह से, ये रिप्रेशर मॉलिक्यूल जो आगे बाइंड हो गया, इसकी वजह से आगे नहीं जा पाएगा, खिसक नहीं पाएगा, स्लाइड डाउन नहीं कर पाएगा। और जब आरएनए पॉलीमरेज ही आगे नहीं बढ़ेगा तो इन जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन नहीं होगा। तो ये कौन सी कंडीशन होगी, स्विच ऑफ कंडीशन होगी। देखिएगा नीचे दिया गया है, ये इनहिबिटर रीजन बोल दो या रिप्रेशर रीजन बोल दो। तो ये क्या सिंथेसाइज कर रहा है, रिप्रेशर मॉलिक्यूल को। ये रिप्रेशर मॉलिक्यूल यहाँ पे बाइंड है, जिसकी वजह से जो ये आरएनए पॉलीमरेज है वो आगे प्रमोटर रीजन से तो बाइंड हो गया है बट आगे नहीं बढ़ पा रहा है। और ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है तो जेड, वाई और जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट डायग्राम में देखिएगा स्विच ऑन कंडीशन। लैक्टोज शुगर प्रेजेंट है, जो मैंने इस डायग्राम में दिया था, ये लैक्टोज शुगर प्रेजेंट है। सो उस कंडीशन में जो इंड्यूसर प्रोटीन है ना, अब वो ऑपरेटर रीजन से बाइंड नहीं करेगा। जैसे दोस्त होते हैं, पहले पक्की दोस्ती हो रखी थी, परमानेंट ही ऑपरेटर रीजन से साइड में देखिए बाइंड था। अब ये जैसे ही इंड्यूसर आ गया, मतलब कि दूसरा कोई मॉलिक्यूल आ गया, तो ये जो रिप्रेशर मॉलिक्यूल है अब ऑपरेटर से नहीं बाइंड करेगा, इसको छोड़ दिया उसने। अब नया वाला आ गया तो उससे बाइंड कर जाएगा, कोई नई चीज आ गई ना तो पुराने वाले को छोड़ देगा, नई चीज से बाइंड करेगा। तो यहाँ पे ये लैक्टोज इंड्यूसर मतलब ये लैक्टोज मॉलिक्यूल, तो ये लैक्टोज मॉलिक्यूल से बाइंड कर जाएगा। अब जैसे ही ये रिप्रेशर मॉलिक्यूल और लैक्टोज मॉलिक्यूल बाइंड हुए तो अब क्या चीज खाली है, कौन सी साइड वैकेंट हो गई, ये ऑपरेटर साइड वैकेंट हो गई, खाली हो गई, जिसकी वजह से अब किसको मौका मिल गया, आरएनए पॉलीमरेज। ये आरएनए पॉलीमरेज आगे स्लाइड डाउन होगा और ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन इजिली हो पाएगा। तो जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन होगा तो ट्रांसलेशन होगा ही होगा, और जेड का जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज एंड ट्रांसएसिटाइलेज
जो प्रोटीन है या जो एंजाइम है वो सिंथेसाइज होंगे। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई? स्विच ऑन कंडीशन हो गई। अगेन एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। परमानेंटली रिप्रेशर वाले रीजन से एक मॉलिक्यूल बनता है, ट्रांसक्राइब और ट्रांसलेट होता है, जिसको हम रिप्रेशर बोलते हैं। ये हम बाइंड रहता है नॉर्मल कंडीशन में जब लैक्टोज नहीं होगा, जिसकी वजह से ये जो आरएनए पॉलीमरेज है प्रोमोटर से तो बाइंड हो जाता है बट आगे शिफ्ट नहीं हो पाएगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। बट ये रिप्रेशर मॉलिक्यूल थोड़ा सा दगाबाज टाइप का है। जैसे ही इसको को क्या मिलेगा? दूसरा नया मॉलिक्यूल मिलेगा जिसका नाम है लैक्टोज, तो ये ऑपरेटर रीजन से दोस्ती तोड़ देगा। यहाँ से ऑपरेटर रीजन से क्या हो गया? हट गया। हटने के बाद ये किससे बाइंड हो गया? इस प्रोटीन से, रिप्रेशर वाले मॉलिक्यूल। और ये लैक्टोज नॉट प्रोटीन, ये रिप्रेशर मॉलिक्यूल जो प्रोटीन है, प्रोटीनेशियस इन नेचर है, वो किससे बाइंड हो गया? लैक्टोज से, जिसकी वजह से अब कौन वैकेंट हो गया? आपका ये ऑपरेटर रीजन खाली हो गया। अब आराम से आरएनए पॉलीमरेज आगे स्लाइड डाउन कर रहा है और ZY और A जीन का ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन होगा और लैक्टोज शुगर क्या हो जाएगी? डाइजेस्ट हो जाएगी, कैटाबोलाइज होगी। अब एक टाइम बाद फिर से लैक्टोज कम हो गई। अगेन फिर से जैसे भाई लैक्टोज तो हमने कुछ ही दी थी ना, ये जो मीडियम है आप इस मीडियम में देखिए कि लैक्टोज थोड़े टाइम बाद खत्म हो गई। जब खत्म हो जाएगी तो अब ये फिर अकेले पड़ गए फिर से। कौन? रिप्रेशर मॉलिक्यूल। ये रिप्रेशर मॉलिक्यूल खाली हो गए। खाली होने के बाद फिर से ये साइड पे चले जाएंगे क्योंकि अब कोई बाइंडिंग के लिए नहीं है, फिर से ये यहाँ पे बाइंड हो गए और जैसे ही बाइंड होंगे तो ये कंडीशन फिर से कौन सी हो जाएगी? स्विच ऑफ। अब देख सकते हो कि जब खाली होंगे तो ये फिर से वैकेंट हो गए, सारी लैक्टोज यूज हो गई है, फिर से इससे बाइंड हो गए और ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन स्टॉप हो गया। तो दिस इज ऑल अबाउट लैकोपेरॉन।